बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की, जिसे कोविड-19 भी कहते हैं, लेकिन 20 में इसकी सेकंड वेव अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आ गई है। डेथ रेट भी बढ़ रहा है, कोरोना पॉजिटिव हज़रात और ख़वातीन की तादाद भी बहुत बढ़ गई है। और आज ही हुकूमत ने तालीमी अदारों के बारे में भी एक अहम डिसीजन लिया है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंसर्न का बायस हो सकती है, वो है इस वबा का समाजी पहलू, कि लोग किस तरह गुजारा करेंगे और इकॉनमी पे जो इसके असरात होते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए और इससे किस तरह निपटना चाहिए। एक दफ़ा फिर हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर वेरी वार्म वेलकम। फर्स्टली तो एक जेनेरिक सा मैं आपसे कमेंट लूँगा कि ये दोबारा शुरू होने के समाजी पहलू क्या हैं? यानी आप समाजी और मुआशी पहलुओं पे बस मतलब वही बात करने हाँ, के दोनों कह दें, लेकिन अल्टीमेटली तो मुआशी भी समाजी के तौर पे ही ट्रांसलेट होंगे ना। देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो एक के कोविड को सोसाइटी में कितना सीरियस किया जा रहा है, और दूसरा इसके नतीजे में जो अगर सीरियस ना लिया तो क्या होगा? हमने सीरियस ना लिया तो फिर हुकूमत को किस तरह के इकदाम जो हैं वो करना पड़ेंगे। अगर आप पिछले चंद माह को देखें, जो पिछले 7-8 महीने थे, तो वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन जो रेजिस्ट किया था मुकम्मल लॉकडाउन को, और उसकी वजह थी कि जो लाइव्स और लाइवलीहुड के दरमियान जो एक मुकाबला है ज़िंदगियों के दरमियान और लोगों की जो मुआशी मसाइल के दरमियान, तो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि ये ना हो कि लोगों को वबा से बचाते बचाते उनको गुर्बत और अफलास से धकेल दिया जाए। और अब भी अगर हमने अपने रवैये ना बदले, हमने SOPs जो हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद ना किया, और ये इसी तरह से फैलता रहा सिलसिला, जैसा कि आजकल हमें देखने में आ रहा है 2000 से ऊपर केसेस होते हैं, बल्कि 3000 का फिगर टच करने को है रोज़ाना के जो नए इन्फेक्शन हैं। इसी तरीके से डबल डिजिट में जो अमवात हैं रोज़ाना के हिसाब से। तो अगर खुदा न खास्ता ये प्रवेल करता रहा तो उसके नतीजे में क्या लॉकडाउन जो है, मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, या हुकूमत जो है पिछले वेव की तरह एक पार्शियल या स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए गुजारा कर सकती है। और उस पार्शियल और स्मार्ट लॉकडाउन की फिर एक अपनी कास्ट होती है। लॉकडाउन एक एक्सपेंसिव बिजनेस है। अगर आपको लोगों के कारोबार बंद करवाने हैं तो तब भी पैसे देने हैं, और अगर आप इस सारे वबा के दौरान काम काज जारी रखवाना चाह रहे हैं तो फिर भी पैसे देना है, फिस्कल इंसेंटिव देना है। तो दोनों की एक अपनी अपनी कॉस्ट है। तो ये हमें आवाम को अपने लेवल पे सोचना होगा कि किस तरीके से इस वबा का मुकाबला किया जाए, और हुकूमत को उसके हिसाब से अपने पिछले जो 7-8 माह की जो मुख्तलिफ इक़दामात थे उनको मौसर होने को देखना, कितने मौसर रहे, क्या चीज़ बेहतर की जा सकती है, तो उसके हिसाब से हुकूमत को आगे लेके चलना उसके लेसन्स पे भी बात करते हैं। जैसे आपने बड़ी ये ज़बरदस्त बात की कि दोनों एक साइड पे फिजिकल है, दूसरी साइड पे मॉनेटरी आपको इंसेंटिव देना पड़ते हैं। तो डैम्ड इफ़ यू डू, डैम्ड इफ़ यू डोंट। तो कॉस्ट दोनों में से किसकी ज़्यादा आती है और क्या है? देखिए, जो है ना, इसको कारोबार को जारी रखना, वो शायद हमारा जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ और इनफॉर्मल इकोनॉमी, उनके लिए ज़्यादा मुफीद है। जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, खा वो फिस्कल हैं, खा वो मॉनेटरी हैं, खा वो जो इस वक्त स्टेट बैंक जो है टेम्पररी रिलीफ पैकेज के तहत लोन्स दे रहा है, तो वो सब उन लोगों के लिए हैं जो कि फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है, जो एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ऊपर जिनका सालाना टर्नओवर है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सरियत जो कि मुतासर होगी मुआशी लिहाज से, और इसी वजह से अगर मुआशी लिहाज से मुतासर होती है तो खुदा न खास्ता वो कोरोना के लिए भी ज़्यादा वल्नरेबल है। तो वो है हमारी माइक्रो स्मॉल और स्मॉल एंटरप्राइजेज़, जो किसी लिखत पढ़त में नहीं है, जो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, या अगर कोई रजिस्टर्ड है भी तो वो उस थ्रेशोल्ड में नहीं आते कि बैंक्स जो हैं उनको इस वजह से कर्जे दें कि वो अगले 6 महीने का दुकान का किराया अदा कर सकें, या यूटिलिटी बिल्स दे सकें, या वो अपने मुलाजिम को ना निकालें, या अगर वो खुद मुलाजिम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपनी तनख्वाह उसमें पूरी कर सकें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हुकूमत को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना होगा इस सेकंड फेज़ के मुकाबले के हवाले से। तो आप ये कह रहे हैं कि फिस्कल इंसेंटिव देना चाहिए, यानी जो भी है, जो इस सेगमेंट का खुसूसी ख्याल में रखना, यही कहना चाहिए। लेकिन मॉनेटरी साइड पे तो आज उन्होंने वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो फ्रीज ही किया हुआ है। वो देखिए, आल्दो कि उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो शायद ये सोचता हो कि
फूड इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ गई है और इस वजह से टाइटनिंग करनी चाहिए। जो थोड़ा था मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें थोड़ा सा बढ़ने की गुंजाइश थी। लेकिन मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि ये सेकंड वेव जो है कोविड की, उसकी वजह से स्टेट बैंक इस वक्त कोई भी इस तरह की कंसोलिडेशन पॉलिसी लेके नहीं आ सकता। ये वक्त जो है ये फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी शो करने का है। इसमें कंसोलिडेशन के चक्कर में अगर पड़ गए हम तो फिर शायद दोनों तरफ नुकसान होगा। जानी नुकसान, जो सेहत का नुकसान है वो अपनी जगह, और मुआशी नुकसान अपनी जगह। अच्छा, इकोनॉमी की ग्रोथ को तो खैर हम बाद में डिस्कस थोड़ा सा अगर वक्त मिला तो कर सकेंगे। और मुझे पता है कि जो मैं सवाल जो पूछने लगा हूँ इसका शायद जवाब आपके पास, किसी के पास भी ना हो। कोई फिगर देंगे हमें कि हमें फिजिकल से, जैसे पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने $11 बिलियन की एक थी जो फिगर थी, ऑल्दो इट वाज अ बॉल पार्क, और अभी भी नहीं पता। इस दफ़ा के लिए आपको फिगर किसी को ऐसी देंगे जो समझते हैं? देखिए, कम से कम आपको $15 बिलियन का दोबारा से होगा, और उस $15 बिलियन में $50 मिलियन जी नो बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। इस वक्त आप बिलियंस की बात कर रहे हैं। पिछले साल भी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपको लेना पड़ी है वो $20 बिलियन के करीब थी, जिसमें से कि कर्ज़ों की अदायगी और कोविड और बाकी सारी चीज़ें जो थी वो उसमें शामिल थी। अभी भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए आपको $15 बिलियन के करीब जो है 15 बिलियन, आप 15 बिलियन 15 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए। उसमें से कोविड पे कितना लगेगा? कोविड पे तो आप रुपयों में लगा रहे होंगे, कम लगा रहे होंगे, लेकिन बाकी जो कोविड के नॉन कोविड जो एक्सपेंडिचर हैं उनको भी तो आपने कैटर फॉर करना है ना। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट बिल्स पे करने हैं। आपको जो थोड़ा सा G20 ने रिलीफ दे दिया, लेकिन बायलैटरल लेंडर्स जो हैं उनके पेमेंट्स करनी है। अगर सऊदी अरेबिया अपने $2 बिलियन वापस मांग लेता, आपको वो भी वापस करना है। ऑयल की इंपोर्ट जो है, गंदम की इंपोर्ट है, चीनी की इंपोर्ट है, कल को आपको वैक्सीन लेना पड़ती है, उन सब के लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, और आपको बैंक में भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की इस साल की दोबारा से जो तखमीना लगाया जा रहा है कि इस माली साल में दोबारा से तकरीबन $15 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपको चाहिए होगी। लेकिन कोविड की वजह से इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ज़ाहिर है आपकी वो हो नहीं सकेंगे, और वो सब चीज़ें लॉकडाउन के दो पहलू, फ़ायदा भी होगा, दो पहलू होते हैं ना कि आपका एनर्जी का कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल थोड़ा कम हो जाता है, लोगों के पास कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, तो थोड़ा सा इंपोर्ट वो करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस आ जाएगा, थोड़ा सा ट्रेड बैलेंस जो है ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड वेव आती है तो फिर आपको पाकिस्तानी रुपयों में भी अगर आप देखें तो दोबारा से एक ख़तीर रकम जो है वो सर्व करना होगी लोगों को। आपको लोगों को अगर देना पड़ते हैं 12,000, 15,000, 10,000 जो भी आप फिगर देते हैं, जो एहसास प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को दिए गए थे, वो एक इसका एक्सपेंडिचर है। जो दूसरा बड़ा इसका एक्सपेंस है, पिछली वेव में तो पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हेल्थ का वो बना दिया गया, लेकिन इस वक्त उसको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उसको इस वक्त आपको स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि उन पेशेंट्स को देख सकें। इस वक्त मामला सिर्फ वेंटिलेटर्स का नहीं है। हमें मालूम है कि प्रिम्स जैसे हॉस्पिटल में भी आपके पास वेंटिलेटर तो भले मौजूद हो, लेकिन आपके पास टेक्नीशियन नहीं है उतनी क्वांटिटी में जो कि मरीज़ों को वो वेंटिलेटर पर डाल सकें और उनको रेस्क्यू कर सकें, रेसिसिटेट कर सकें। तो इस पे आपको पैसे स्पेंड करना होंगे। इसी तरीके से अगर कोई फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ता है उसके लिए पैसे देना होंगे। अभी जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में मॉर्गेज, जिसको कि कोविड के एक्सपेंस में ही मर्ज किया जा रहा होगा इकॉनमी का पहिया चलाने के लिए, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो ये अगेन एक खतीर बजट जो है वो उसका हिस्सा इस पर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोई एक दो सेक्टर तो पिन पॉइंट करें कि अगर फिजिकल इंसेंटिव देना है तो उसे टारगेट करके देना है तो क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, आपको दो जो सेक्टर्स हैं उनको तो हर हालत में चलाना है। एग्रीकल्चर को आपको चलाना है। एग्रीकल्चर जो है, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। अगर ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो फिर यहाँ पे एक राइट्स वाली सिचुएशन जो है वो डेवलप होगी। अभी तक लोग जो है वो मुतमईन इसलिए है कि बाज़ारों में शॉर्टेज नहीं हो रही है, और इसी वजह से आपको कोई आपाधापी नज़र नहीं आती है मार्केट्स में। तो उसको तो लाजमी चलाना है। अगर उसको चलाना होगा तो फिर वहाँ पे देखना है कि हमारे रूरल एरियाज़ में जो अगली फसल जो कि बोई जाएगी गंदम की, उसके लिए
बर वक्त जो दस्तयाबी है इनपुट्स की उनका होना वो कहाँ से आएगा। इसी तरीके से जो दूसरा सेक्टर है वो हाउसिंग सेक्टर है, जिस पे कि या कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओवरऑल ऑलरेडी एमनेस्टी जो है 31 दिसंबर तक रियल एस्टेट सेक्टर में दी गई है। और हमने अभी तक की अगर ट्रेंड्स को देखें तो जो आखिरी महीना होता है एमनेस्टी का, उसी में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर लोग फ़ायदा उठाएं और आपकी बाकी सारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बंद हो जाए, तो अगेन ये स्कीम जो है इसके समरात नहीं मिलेंगे। तो इसको फोकस करना होगा। और तीसरा और इम्पोर्टेंट जो है वो आपके जो इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं उनके लिए रिटेंशन के लिए। और चूँकि इस वक्त पाकिस्तान को जो एक लो हैंगिंग फ्रूट मिला, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट ऑर्डर जो डाइवर्ट होके आए, इंडिया से आए वो मिले, तो अब उन सब एक्सपोर्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए और अब जबकि फैक्ट्रीज़ में से जो पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स की डिस्टिंक्शन ख़त्म कर दी गई है, तो वो 24 घंटे चला सकते हैं। तो अगर वो चलाते हैं तो वहाँ पे फिर हमें SOPs को इंश्योर करना और ये इंश्योर करना कि जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनकी सेहत पे कंप्रोमाइज़ किए बगैर हम अपने एक्सपोर्ट्स ऑर्डर मीट कर सके। तो 2-3 सेक्टर हैं जिन पे फोकस करना होगा। तो इनकी कोई मतलब इनको किस तरह इंसेंटिव दिया जाए? फिजिकल इंसेंटिव देने के लिए टैक्स ब्रेक्स हो सकती हैं, लेकिन आपने जो कहा बिल्कुल छोटा जो है, ज़ाहिर है वो तो टैक्स नेट में भी नहीं आता, तो इसको किस तरह चैनलाइज किया जाए? देखिए, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट को तो हमें ये देखना है कि कैसे वो अपने, क्योंकि एक चीज़ है जो कि सोशल बिहेवियर जिसकी हमने बहुत शुरू में बात की थी, कोई भी इंसेंटिव देने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं और मैं आपका एम्प्लॉई हूँ, तो मेरी सिक्योरिटी और मेरी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सेहत की ज़ामन है। जाहिर है, अगर जिम्मेदारी तो बात की बात है ना, ठीक कह रहे हैं, आपकी सेहत की ज़ामन है। अगर मैं आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल ठीक, तो आप अपने घर में कोविड पॉजिटिव यही मर्ज अपने घर में लेके जा सकते हैं। तो मेरी सेहत का ख्याल रखना आपकी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो जब आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है और उस एवज में कोई फिजिकल स्टिमुलस मिलता है, वहाँ पे SOPs को इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे सैनिटाइजर्स की प्रोविज़न है, वहाँ पे मास्क की प्रोविज़न है, PPEs की प्रोविज़न है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी प्रोविज़न है। तो जब तक आजर को ये नहीं बताया जाएगा कि ये उसके अपने लिए क्यों ज़रूरी है, तब तक शायद इंसेंटिव काम नहीं करेगा। और उसके बाद फिर फिजिकल स्टिमुलस और फिजिकल इंसेंटिव जो है उनकी बारी आती है। कुछ डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे। बिजली का जैसे हमने कहा कि वो तो इनडायरेक्ट है, इसी तरीके से टैक्स ब्रेक्स जो हैं वो इज़ अनदर इंसेंटिव। और यहाँ पे जो मैं रूल ऑफ थंब देना चाह रहा हूँ कि पेंडेमिक के इस टेस्टिंग टाइम में हम अमूमी तौर पे कर्ज़ा लेना और डेफिसिट में जाना उसको बुरी बात कहते हैं, लेकिन इस वक्त तमाम दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अगर इस वक्त आप अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो बाउंसिंग बैक है इकोनॉमी की, उसके लिए अगर डेफिसिट में जाते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, और बशर्ते ये कि आप उसको अपनी इंडस्ट्री के अगले सालों की रेजिलियंस के लिए लगा रहे हैं और ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये डेफिसिट नहीं है। हाँ, तो डेफिसिट जो है वो पहले वाला डेफिसिट और अब वाले डेफिसिट में फ़र्क आएगा। अच्छा, कोविड ने एक और चीज़ बड़ी की है कि जो अच्छी सैलरी लेने वाले थे, मतलब जो कि 12-15 हज़ार का इंसेंटिव नहीं बल्कि 50-60 हज़ार रुपये महीने का इनकम टैक्स दे रहे थे, वो एक साल से बेरोज़गार हुए हैं इससे, और बहुत बड़ी तादाद है उनकी करने के लिए। तो ये जो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, आप समझते हैं कि कोई लीप फ्रॉग इस पे करना चाहिए गवर्नमेंट को इस वक्त? इस पे करना चाहिए, और इसको जो किया जा सकता है कि पहले मरहले में हर सूबे के 2-2 अजला जो सबसे ज़्यादा पसमानदा अजला हैं वो ले लेने चाहिए, और वहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन। उनकी लोगों की इनकम लेवल से हट के वहाँ पे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल लाइवलीहुड के लिए यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन जो है वो होनी चाहिए। उसमें ये किया जा सकता है कि वो लोग जो अफोर्ड करना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूटरी कर लें, इसको अपने पे में से कुछ कटवाना शुरू कर दें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस तरह के टेस्टिंग टाइम्स में उनके लिए यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन लेके आई जाए। और अगर ये हो जाती है तो फिर आप देखिएगा कि इसको रोल आउट करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, और पाकिस्तान इस खत्ते के में शायद वाहिद मुल्क बन जाएगा जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में एक सोशल इंश्योरेंस सिस्टम जो है, सोशल वेलफेयर स्टेट जिसकी के वज़ीर आज़म बात करते हैं रियासत मदीना की, वो मॉडल
लेके यहाँ पे आ सकते हैं। उसका पायलट अभी से हम शुरू कर सकते हैं इस कोविड को बिल्कुल ठीक, फ़ायदा उठाते हुए। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। ख़त्म करने से पहले हम एक क्विकली लास्ट पूछते हैं, आप किसी फॉर्म में गवर्नमेंट को ये फीडबैक देंगे किसी और तरह से मैं मीडिया के? बिल्कुल इसको अब जिन एडवाइजरी बॉडीज़ का इस वक्त मैं मेंबर हूँ, खा वो प्लानिंग कमीशन में है या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है या फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में है, मैं इन चीज़ों पे काफ़ी एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हमें सोशल कोई प्रोटेक्शन प्रपोजल की तरफ वगैरह जाना कोई? है। हमें जो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं जो कि फॉर्मल इकोनॉमी का डायरेक्ट हिस्सा नहीं, डॉक्यूमेंटेड का नहीं, उनके लिए इस मरहले पे सोचना होगा कि सेकंड वेव में उनको कैसे बचाना है। और हमें इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए देखना है कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए हाजर जो है वो कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही हमारा वक्त आज का ख़त्म हुआ। गुफ्तगू तो ये ऐसी है कि करंट भी है, एक्सपर्ट के लिए भी बड़ी गुंजाइश है कि और चीज़ें बताएं, और इवन लेमन के लिए इस पे फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।